नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड क्लास में आगे बढ़ेंगे। जो पीछे वीडियो हम लोग बनाए थे उस वीडियो में हम लोगों ने बहुत से कॉन्सेप्ट पर बात की। सेंटर्स जैसे इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड वगैरह के बारे में बात की। आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ फिर आगे नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। चलिए एक बार रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखिए, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज में जितने भी सेंटर्स होते हैं, जैसे इन सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड, इन सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, इसके बाद सरकम सेंटर, सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर, ये सभी त्रिभुज के अंदर में होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, अगर समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें तो समबाहु त्रिभुज भी तो न्यून कोण ही हुआ, उसमें भी अंदर में ही होगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक ही पॉइंट पे ये सभी पॉइंट्स होते हैं। आ रहा समझ में? जिन लोगों को अगर ये वीडियो के पहले नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये सेंटर्स क्या है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, लिंक दिया गया है पिछले वीडियो का जो हमने बताए हैं, उस वीडियो में जरूर जाकर के देख लें कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं उसके, ठीक है। तो आज हम लोग फिर उसके आगे पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज अगर इसे हम बना दें न्यून कोण त्रिभुज को, तब कॉन्सेप्ट में क्या बदलाव आता है ये ध्यान दीजिए। ये चार सेंटर्स हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। अगर यह समकोण त्रिभुज हो जाए तब क्या हो सकता है? तो इन सेंटर जो है वो अंदर में कहीं पर होगा, ठीक है। सेंट्रॉइड भी अंदर में कहीं पर होगा। सरकम सेंटर बिल्कुल हाइपोटेन्यूज के मिडिल पॉइंट पे होगा, ये जस्ट पिछले वीडियो में बताया था। ये सेंट्रॉइड जो है ये क्या होगा, मिडिल पॉइंट पे होता है हाइपोटेन्यूज का, इसीलिए बोला जाता है सरकम रेडियस बराबर हाइपोटेन्यूज का आधा, ठीक है। तो और यहां से यहां जो है तीनों इक्वल पॉइंट होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं सभी वर्टेक्स, ये बताया था। अच्छा, ऑर्थो सेंटर जो है यहाँ पर ऑर्थो सेंटर होता है, जहां 90 डिग्री बन रहा होता है ना, वहीं पर ऑर्थो सेंटर होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर किसी त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर अगर 90 डिग्री बनाने वाली रेखा के एकदम बिल्कुल पॉइंट पे है तो बताइए वो कौन सा त्रिभुज है। या एक तरह से बोलेगा कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है? तो बस जहां पे 90 डिग्री होता है वहीं पे बनता है। आ रहा समझ में? तो चारों सेंटर हम लोग जान चुके हैं कि कहाँ कहाँ कैसे है। अब आते हैं अधिक कोण त्रिभुज में। अधिक कोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। तो देखिए, इन सेंटर अंदर में होगा कहीं पर, सेंट्रॉइड भी अंदर में होगा कहीं पर, ऑर्थो सेंटर भी अंदर में होगा, लेकिन सरकम सेंटर जो है वो त्रिभुज से बाहर होता है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह देगा कि यदि सरकम सेंटर किसी त्रिभुज के बाहर में है तो बताइए वह किस प्रकार का त्रिभुज है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो अधिक कोण त्रिभुज है, सीधा इसका आंसर क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर त्रिभुज से बाहर होता है। ये चीजें समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, ठीक है। ये तो बस थ्योरेटिकली रिवाइज करने के लिए मैंने बताया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट में क्या है? थेल्स थ्योरम। कॉन्सेप्ट में क्या है? थेल्स थ्योरम, थेल का थ्योरम, ठीक है। ये है थेल्स थ्योरम। देखिए, थेल्स थ्योरम क्या है, कैसे इसमें हम कॉन्सेप्ट पर बात करें। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि यदि एबीसी एक ट्रायंगल है, चाहे वो कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, दूसरा भी कुछ हो सकता है। अगर AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु, अगर इसे हम D और E मान लें, मध्य बिंदु है मतलब इक्वल पार्ट में इसको काटता है, ये बात समझ में आ गया। मध्य बिंदु है इसका मतलब इक्वल पार्ट में काटता है। तो यदि D एंड E आर मिड पॉइंट्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि यदि यह मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, यह मिड पॉइंट हैं, तो मिड पॉइंट होने के सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है? तो AD बाई BD बराबर हो सकता है AE बाई AC, क्लियर। इस तरह से DE, या इसको और लिख सकते हैं हम लोग कि AD बाई AB बराबर हो सकता है AE बाई AC, ठीक है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं DE बाई BC। थोड़ा एक और बढ़ जाएगा इसमें, मतलब कि AD बाई पूरा साइड AB, AE बाई पूरा साइड AC और DE बाई पूरा साइड BC, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए
कि अगर यह पूरा साइड जो है वो 9 है, यह 5 है और यह 2 है, तो पूछेगा कि BC कितना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि AD हो गया 5 बाई AB मतलब 9 बराबर DE मतलब 2 बाई BC पूछ लिया कि BC कितना है। तो इस तरह से BC जो हो जाएगा 9 दूना 18 में 5 से डिवाइड करेंगे, यही आंसर होता है। आ रहा समझ में? इस तरह से या इतना सेंटीमीटर के रूप में चाहे तो लिख सकते हैं। क्लियर? आसान है इस कॉन्सेप्ट पर। उसके बाद DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के एंड DE जो है वो हाफ हो जाएगा, मतलब ये आधा हो जाएगा BC के। ठीक है, तो यहां मिड पॉइंट है। यहां मैं 5 और 9 जो है ये मिड पॉइंट एग्जाम्पल में नहीं लिया था। ठीक है, ये मिड पॉइंट के सेंस में, तो ऐसा भी होता है, मिड पॉइंट ना रहे तभी भी हम लोग ले सकते हैं, एक तरह से रेशियो के रूप में होगा। अभी चर्चा जस्ट करते हैं, अभी पहले मिड पॉइंट वाला पहले कर लेते हैं चर्चा। तो D और E जो है वो मिड पॉइंट है, पहले समझ में आ रहा है। तो AD बाई BD बराबर AE बाई EC, AD बाई AB बराबर AE बाई AC और DE बाई BC, और इस तरह से होगा। आ रहा समझ में? या इसका उल्टा या वाइस वर्सा, इसको क्या लिख सकते हैं? वाइस वर्सा, कि यदि DE BC का हाफ हो जाए और DE अगर AB का पैरेलल हो जाए तो इसका मतलब ये कंडीशन होगा। आ रहा समझ में? तो इसे हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। इसकी चर्चा जो है ना बहुत होगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं, या इसके अलावा रेलवे से रिलेटेड हो या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम क्वाड्रिलेटरल की चर्चा करेंगे उस क्वाड्रिलेटरल में भी हम लोग इसको बनाएंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट काम आएगा। बहुत ही अच्छा। चलिए इसके अलावा और दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, हम लोग बात करते हैं थेल्स थ्योरम के अलावा। ये थेल्स थ्योरम था, एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसी से रिलेटेड, फिर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। अब थेल्स थ्योरम में एक चीज और समझिए, फिगर थोड़ा फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग कि D और E मिड पॉइंट है, ये पता है। अब मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि यह 5 है, यह 10 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि D और E जो है वो मिड पॉइंट है, तो D जो होगा BC का आधा होगा। तो DE अगर 5 है तो BC कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो इस तरह से अगर यह 2 है तो बताइए ये AB कितना होना चाहिए? दुगना होगा, 4 होना चाहिए। अनुपात सेम होगा ना, 2/4 का मतलब हो गया 1/2, तो यही होगा 5/10, दोनों बात बराबर है। तो ये इस तरह से बना सकते हैं। अब इसमें एक चीजें और हैं, क्या है समझिए। यहाँ पर ये भी मिड पॉइंट है, मान लीजिए ये भी एक मिड पॉइंट हो गया। अब अगर इसे मिला लें मिड पॉइंट्स को, ये भी मिड पॉइंट्स हो गए, AB DEF जो है ये सब मिड पॉइंट है। तो इस तरह से सभी का एरिया समान होगा, ये सब आपस में एरिया समान होता है। ये बात समझ में आ गई। अगर बोला जाए कि त्रिभुज ABC का एरिया अगर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ABC का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस तरह से एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, DEF। तो ये सभी बराबर है आपस में। तो अगर 4 का वैल्यू 64 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 16 चौका 64, 16 हो जाएगा। या इसे हम लोग कर सकते हैं 1/4 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ये हो जाएगा 1/4 और 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 16 सेंटीमीटर आंसर। ऐसे भी हम लोग चाहे तो बना सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। थेल्स थ्योरम देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि त्रिभुज एरिया परसेंट में पूछता है कि एरिया ऑफ चतुर्भुज DBCE मतलब DBCE कितना प्रतिशत है पूरे त्रिभुज का? पूरे त्रिभुज का एरिया का कितना प्रतिशत है? तो देखिए इतना, ये एक तरह से एरिया जो है वो टोटल कितना? 1 2 3 त्रिभुज है। आउट ऑफ कितने? टोटल कितने में से? 4 त्रिभुज में से, तो 3/4 है। और 3/4 है कितने का? पूरे त्रिभुज का। पूरे त्रिभुज को अगर 100% करें, परसेंटेज भी आ जाएगा यहाँ, तो एक तरह से ये 75% है, 75% है। ये SSC में एक बार पूछा भी है। तो ये पूरा एरिया जो है ये 75% हो जाएगा पूरे त्रिभुज का।
आ रहा समझ में? तो ये थेल्स थ्योरम से रिलेटेड था। अब इसी थेल्स थ्योरम पर रेशियो के हिसाब से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी हैं। अब देखिए उस कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए अगर यह त्रिभुज है, यदि यह ABC अगर ट्रायंगल है और बोल दिया गया कि DE पैरेलल टू BC है, सिर्फ इतना ही बोला, DE पैरेलल टू BC और कुछ नहीं बोला, ठीक है। DE आधा है BC का, ये सब कुछ नहीं, DE पैरेलल टू BC है। तो जैसे ही होगा देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि AD बाई AB बराबर DE बाई BC और बराबर AE बाई BC है। आ रहा समझ में? कि यदि यह 2 है और यह 9 है और ये 7 है, तो बताइए ये कितना है, ठीक है। तो AD है हमारा कितना, यहाँ 2, AB है कितना 9, DE कितना है 7, हमें पूछ रहा है BC। जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना है। तो अब देखिए BC पूछ रहा है ना, तो BC बराबर 9 से 63 63 और अपॉन में ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 से अगर करेंगे तो 31 दूना 62 होता है, 31.5 आंसर। आ रहा है समझ में? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 31.5। ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे आगे, और मैं बताऊंगा साथ साथ। समझ में आ रहा है? इसको और भी आगे मैं बताऊंगा। अब एक अलग कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। एक होता है अब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी। तो देखिए कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस में कैसे कैसे होता है, मैं एक ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं कि कैसे होता है, उसके बाद हम लोग फिर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। अब यहां पर यह है DEF, यह है DEF, ठीक है, DEF है। कॉन्ग्रुएंसी के मामले में क्या होता है, इसमें होता है साइड साइड साइड, मतलब साइड 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 के हिसाब से दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांगसम जिसको बोलते हैं, सभी अंक समान, मतलब क्षेत्रफल में वो समान हो जाएंगे। जैसे यदि अगर AB बराबर अगर DE हो जाए, यानी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए, इसी तरह से BC बराबर अगर EF हो जाए और AC बराबर अगर DF हो जाए, तो साइड 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 कॉन्सेप्ट से ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज DEF। आ रहा समझ में? सर्वांगसम हो गया। इसी तरह से एक होगा साइड एंगल साइड, ठीक है। अब ये दो साइड आपस में बराबर हो जाएंगे, AB बराबर होगा D के और BC बराबर होगा EF के, लेकिन उसके बीच का एंगल अगर बराबर हो जाए तो भी सर्वांगसम होगा, यानी एंगल B बराबर अगर एंगल E हो जाए तब भी यह सर्वांगसम होगा। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है एंगल साइड एंगल का। एंगल साइड एंगल का मतलब अगर कोई दो एंगल आपस में इक्वल हो, एंगल B बराबर एंगल E, इसको अगर ठीक से अगर बात करें, देखिए ये सब एकदम बिल्कुल इजी में बता रहा हूं जल्दी जल्दी में, इसलिए क्योंकि ये आपको 9th क्लास में पढ़ना था, कोई जरूरी नहीं इसका बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा ब्रीफ के साथ मैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट पर आना चाह रहा हूं। लेकिन पहले समझ लीजिए कॉन्ग्रुएंसी क्या है। तो इसी तरह से एंगल, यानी एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर हो जाए, उसी तरह से एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर हो जाए, और उनके बीच का जो साइड है वो भी अगर इक्वल हो जाए, यानी कि BC बराबर अगर EF हो जाए तो भी कॉन्ग्रुएंस होता है। कॉन्ग्रुएंस मतलब सर्वांगसम होता है, उसको ऐसे लिखा जाता है। सर्वांगसम हो जाने के बाद बाकी के बचे एंगल और साइड भी अपने आप इक्वल हो जाते हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए दोनों बराबर है। जुड़वा सलमान खान की पिक्चर आप लोग देखे होंगे, जुड़वा बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं, वैसा ही ये है, ठीक है। सर्वांगसम होने का यही मतलब है। तो साइड एंगल साइड ये वाला करके हम लोगों ने देख लिया। अब यहां पर एक राइट एंगल RHS भी होता है, एक RHS भी होता है। RHS किसमें होता है? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। इसका मतलब होता है ये समकोण त्रिभुज वाला में, छोटा करके मैं बता रहा हूं, ये समकोण वाला में, ठीक है, कि राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर हो गया, और कोई भी एक साइड जो है वो आपस में अगर इक्वल हो जाता है तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं, ABC और DEF। इस तरह से सर्वांगसम होता है। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है वो समझिए। कॉन्ग्रुएंस के अलावा फिर एक होता है सिमिलर। सिमिलर में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सिमिलर में क्या होता है?
सिमिलर का मतलब है कि सब कुछ सेम टू सेम तो रहेगा, लेकिन साइज एक का बड़ा एक का छोटा होगा, साइज में फर्क होगा। तो एक तरह से मान के चलेंगे कि सिमिलर है लेकिन सेम टू सेम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ताजमहल तो बहुत बड़ा है, अगर ताजमहल का मार्केट में आप देखेंगे कि छोटे से शीशा या पत्थर का रूप बनाया जाता है, पत्थर का मान लीजिए बनाया जाता है संगमरमर का, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो आगरे का ताजमहल है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसका एक प्रतिरूप है, यानी उसका एक आकृति के रूप में है, लेकिन वो सेम टू सेम नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का सिमिलर है, सिमिलरिटी है, समरूपता है दोनों में। तो इसी तरह से अगर एक समरूप त्रिभुज के बारे में बात करें, तो अगर यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज है, तो सभी एंगल 60-60 होंगे, ये हमें पता है। एक छोटा सा ट्रायंगल भी हो सकता है जिसका सभी एंगल आपस में 60-60 हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है एक बड़ा भी। तो क्या एरिया में दोनों समान होगा? नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंस होने पर एरिया भी समान होता है। तो ऑल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वो समरूप भी होते हैं, लेकिन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब ये हुआ कि सभी समरूप त्रिभुज मतलब सर्वांगसम होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन में बराबर होंगे। तो यहां पर समरूपता के बारे में, यहां पर हम लोग एंगल इसमें एंगल जरूर आएगा कि कोई दो एंगल अगर आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो एक तो हो गया एंगल, एक होगा एंगल एक तरह से साइड, या मान लीजिए कि साइड होगा इसमें, लेकिन सेम रेशियो, इसको क्या बोलेंगे? सेम रेशियो। साइड जो होगा वो कहां होगा? सेम रेशियो में होगा। इसी तरह से सिंगल साइड एंगल साइड, बट साइड जो होगा वो किस में होगा? सेम रेशियो। यहां साइड सेम रेशियो में होगा। एंगल साइड एंगल होगा, लेकिन साइड यहां पर होगा सेम रेशियो। इसी तरह से आरएचएस वाला भी करेंगे, लेकिन यहां पर यह सेम रेशियो। और एक एंगल तो है ही, ठीक है। अगर कोई दो एंगल भी बराबर होता है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होता है, समरूप होता है। यानी समरूप होने के लिए ये सब कंडीशंस हैं, ठीक है। ये सब क्या है? कंडीशंस है, यानी देख करके ये हम लोग अनुमान लगाते हैं कि समरूप है, हो गया है। और क्वेश्चन में पहले से दे दिया जाए कि अगर समरूप है तो क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन पहले से बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है, तब तो और आसान हो गई, तब तो बनाने में झंझट ही नहीं है। और अगर मान लीजिए नहीं है तो आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कैसे समरूप है। तो कैसे समरूप है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा एकदम ब्रीफ में बताया कि कैसे समरूप करना है, ठीक है। जब वो ऐसा क्वेश्चन में आता है मैं बताऊंगा, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन करके तो समरूप करके भी बताऊंगा कि कैसे समरूप है, तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। बस आप पेशेंस बना के रखिए, साथ में लगे रहिए तो समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पहले बोल दिया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ, समरूप होने का यही साइन है, ऐसे करके ऐसे रहेगा, तो ये समरूप समझ लीजिए कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ जो है यहाँ पर समरूप है। तो इसका मतलब क्या होता है कि AB बाई DE बराबर ये हो जाएगा BC, बराबर हो जाएगा BC बाई EF, बराबर क्या हो जाएगा? BC बाई EF, या बराबर हो जाएगा AE बाई DF, ठीक है। अगर मान लीजिए माध्यिका अगर हम खींच लें, माध्यिका P हो गया और इसके माध्यिका को अगर हम Q मान लें, इसकी माध्यिका को अगर हम Q मान लें, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि AP बाई DQ, माध्यिका भी रेशियो सेम होगा। अगर यदि हाइट हो जाए इस त्रिभुज में, अगर हाइट हो जाए इस त्रिभुज में, हाइट हो जाए, जैसे मान लीजिए कि हाइट ऐसे ये 90 डिग्री है, इसका नाम हम अगर M रख लें, ठीक है। इसमें भी हाइट का मतलब ये परपेंडिकुलर आना तय है, इसका भी अगर हम N रख लें, ठीक है, इसका भी रेशियो सेम हो जाएगा। यानी एक तरह से कहा जाए तो AM और DM, इसका भी रेशियो सेम होगा। अच्छा, पेरीमीटर जो होगा P1 और P2, इसका भी रेशियो सेम हो जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर का क्या मतलब हुआ? पेरीमीटर का मतलब हुआ कि P1 का मतलब सभी साइड का योगफल AB प्लस BC प्लस CA, और P2 का क्या मतलब हुआ? ये हो जाएगा DE प्लस EF प्लस GF, ठीक है। ये सभी आपस में रेशियो बिल्कुल ही समान होते हैं। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट तो आपको यहां पर समझ में आ रहा, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अगर एरिया का कॉन्सेप्ट अगर पूछ दे,
अगर एरिया का कॉन्सेप्ट अगर पूछ दें तो कैसे करेंगे। यहां पर हमने एक तरह से पेरीमीटर, हाइट और मीडियन की बात कर लिया। यहां जो एपी है वो मीडियन है, ये एपी क्या है, मीडियन है, और इसी तरह से ये डीक्यू भी मीडियन है। तो अब यहां समझिए एक तरह से कि अगर करस्पॉन्डिंग एरिया पूछ दिया, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, और बाई में पूछ रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ। अब करस्पॉन्डिंग यहां पर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो सब पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, यही हमारा आंसर होगा। जैसे इसमें क्या करना है, ए बी का स्क्वायर बाई डी ई का स्क्वायर, इसी तरह से क्या करना है, बी सी का स्क्वायर और ई एफ का स्क्वायर। इस पर अभी हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसी तरह से ए सी का स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एफ का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए पी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी क्यू का स्क्वायर। आ रहा है समझ में। इसी तरह से ये हो जाएगा ए एम का स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एन का स्क्वायर। इसी तरह के P1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P2 का स्क्वायर, यानी सभी यहां पर स्क्वायर के रूप में हो जाएंगे। इस तरह से कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इस पर। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो मैंने सभी बताया है इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, तो आसानी से समझ में और भी आएगा कॉन्सेप्ट, और ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाएगा। और इससे डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले भी बताया है कि और भी मैंने वीडियो बनाए हैं, इस वीडियो का आप लोग लिंक जरूर फॉलो करें तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा और जल्दी ही आप क्वेश्चन बना पाएंगे और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जो पीछे छूट गया है। अब चलिए इस पर क्वेश्चन एक करते हैं। ये मैंने बोला कि या तो पहले क्वेश्चन में दे देगा कि ये समरूप त्रिभुज है, अगर नहीं देता है तो हमें बनाना होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो उस क्वेश्चन पर भी हम लोग आएंगे, आगे क्वेश्चन पर आएगा तो। लेकिन फिलहाल समरूप जो दिया हुआ है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है एबीसी और डीएफ, और क्षेत्रफल दोनों का है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पहले दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये एबीसी है और एक और ट्रायंगल है डीईएफ। साइज चाहे तो आप कुछ भी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। पहले क्वेश्चन में दे दिया कि एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, ये पहले से बोल दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये कह दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में डिमांड है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी दे दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको छोड़ देते हैं, यहां पर नीचे में लिख देते हैं, ये है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डीईएफ का एरिया जो है ये है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना दे दिया। अब क्वेश्चन ये बोलता है तदनुसार ए बी अगर 5 है, अगर यह 5 है, तो अब पूछ रहा है कि डीई कितना है, डीई किसके बराबर है। ठीक है, तो आपको पता है कि एरिया के सेंस में एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, तो यह होता है ए बी का स्क्वायर और बाई में होता है डीई का स्क्वायर। ठीक है, ये सीधा सीधा लॉजिक है, इस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, किस तरह से बनेगा। तो यह एबीसी हमारा 20 है और डीएफ हमारा 45 है, तो इस तरह से ए बी हमारा कितना है यहाँ पर 5, तो इसे हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ये सेंटीमीटर तो है ही, ये नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा एग्जाम में। अब जो भी सेंटीमीटर वगैरह होगा उसका आप ध्यान करके बना लीजिएगा, यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूं। अब देखिए 5 चौका 20, 9 पचे 45, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि 5 बाई डी एफ का स्क्वायर बराबर, पहले इसी पोर्शन को लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर 4/9। 4/9 का मतलब क्या हुआ, 4 हुआ 2 का स्क्वायर और 9 जो हो गया वो 3 का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर हटेगा, देयरफॉर 5 बाई डी एफ बराबर ये हो जाएगा 2/3। इस तरह से डी एफ जो हो जाएगा 5 दिया 15, 15 में 2 से भाग देंगे यानी 7.5, 7.5, तो यह कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आसान है कि नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, तो अब समझिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं इस समरूप वाला से रिलेटेड। देखिए समरूप से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। समरूप पहले बोल देगा कि ये समरूप है, इसके बाद कभी कभी हम लोग को समरूपता पहले से मतलब
बतानी नहीं पड़ती अगर दिया हुआ है तो। और कभी कभी क्या होता है, समरूपता हमें प्रूफ करनी पड़ती है, तो एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है, बस देख लेख के बना देना है। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, आगे बनाएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो पहले से समरूप दिया हुआ है। तो अगले वीडियो में आप जरूर आइएगा ताकि आपको समझ में और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आ जाए। अब देखिए इसमें लिखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 360 और 250 है। इसका क्षेत्रफल 360 और इसका 250 है। ये सेंटीमीटर में है या मीटर में, कुछ भी फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में अपने आप हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में दिया है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 8 है तो मान लीजिए 8 है, पहले त्रिभुज की एक भुजा 8 है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का मतलब यही हुआ, ठीक है, संगत भुजा की लंबाई कितनी है। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए पहले एरिया लिखेंगे, एरिया 360 बाई 250 बराबर करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 8 का स्क्वायर और बाई में ये कुछ नहीं है इसलिए x का स्क्वायर। अरे समझ में, 0 से 0 कट गया। हमें पता है कि यह जो है ये 6 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, तो 6/5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 8/x का स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहा है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो यही क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो 6/5 बराबर 8/x। यह 4 से कट गया, यह 3 से कट गया, ठीक है। तो 5 चौका 20, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5 चौका 20 और बाई 3, और ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो 20/3, या इसे अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 6 होल 2/3 सेंटीमीटर। जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ऑप्शन में 6 होल 2/3 के रूप में लिखा गया है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। तो जो भी कंग्रुएंसी से रिलेटेड या सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इसी प्रकार से बनाते हैं। ये पहले से समरूप दिया हुआ रहेगा। कुछ क्वेश्चन में समरूप नहीं दिया हुआ रहेगा, वो हमें प्रूफ करके तब बनानी पड़ती है। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और इस रिलेटेड और क्वेश्चन पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।